ओके, शैल वी स्टार्ट? क्या एक्सपीरियंस रहा पहले बताओ तो। जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो पहले कैसा हुआ? अच्छा हुआ? प्रैक्टिकल आए थे? म्यूचुअल फंड का आया होगा ना? चलो, एंड ईसी आईपीएल वाज ओके? अरे वाह, चलो वेरी गुड। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे थे? जेआईजीएल पढ़ रहे थे, ठीक है। जेआईजीएल में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम लोग को क्या इमेजिन करना था? हम लोग कब हैं? कब हैं? 1950। क्या हुआ था 1950 में? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड्स क्या क्या लिखे हुए हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर द सोसाइटी। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डेमोक्रेटिक का मतलब राइट टू चूज। क्या चूज कर सकते हैं हम? वैसे तो सब कुछ चूज कर सकते हैं, मेनली गवर्नमेंट। एंड रिपब्लिक, द वन हेड ऑफ द कंट्री। पूरे देश का वो एक हेड होता है, वो कौन होता है? सीएस। अच्छा, हमें लगा आप बोलेंगे सीएस, हम ही तो हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यूनिटरी होता है कि फेडरल होता है? क्वासी फेडरल होता है। फेडरलिज्म क्या होता है? क्या फीचर्स होते थे फेडरल के? डुअल गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारी कंट्री में ये सारे फीचर्स हैं? डुअल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ? कहाँ, एक ही तो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या इनके बीच में पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है? यस। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ सेंट्रल कर सकती है और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट कर सकती है। फिर इन दोनों के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है कि ओरल है? ओरल होता तो चैप्टर ही ना होता, है ना? ओके, एंड रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसका मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा वो राइट था जो पहले फंडामेंटल राइट था और बाद में लीगल राइट बना दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। कह रहे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई और उसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए होते हैं और होते क्या हैं? अब पता है क्या बताएं आंसर, है ना? राइट्स होते हैं, ओके। मैंडेटरी होते हैं कि रिकमेंडेटरी होते हैं? मैंडेटरी होते हैं। और पार्ट 4 में क्या दिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये किसके लिए दिए हैं? गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता। क्या ये फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल होते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सबको मिलते हैं, एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 क्या था? क्या था आर्टिकल 12? स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने। हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी स्टेट की बात करेंगे, स्टेट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट। आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट के 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या था? गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेचर्स। एंड थर्ड, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फिर इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस अथॉरिटी को स्टेट मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इसका केस कौन सा था? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। और वो कौन सा केस था? हमने कुछ पूछा ही नहीं, हमने क्वेश्चन कुछ नहीं, हमने बस ये कहा वो कौन सा केस था। हमने पूछा फेडरल वाला, आपने अपने आप बता दिया कौन सा केस था। केशवानंदा भारती। किस चीज का केस था? कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल है। ठीक है, अजय हसिया वाले केस में कौन से पैरामीटर्स थे? बेसिकली अजय हसिया केस में ये कहा गया था कि कुछ टेस्ट ले डाउन करे हैं, कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर आपकी एंटिटी उन पॉइंट्स को फॉलो करती है तो उसको स्टेट मान लिया जाएगा। क्या था फर्स्ट पॉइंट?
एंटायर शेयर कैपिटल, अगर किसी एंटिटी का 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट लिए है तो हम उसको क्या मान लेंगे? स्टेट। सेकंड क्या था? फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर हमारे पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ले रही है तो उसको क्या मानेंगे? स्टेट। थर्ड क्या था? मोनोपोली स्टेटस। फोर्थ क्या था? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। एंड फिफ्थ एंड सिक्स क्या थे? किसका डिपार्टमेंट था और कौन कर रहा था? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, भले ही वो काम कोई प्राइवेट एंटिटी कर रही हो, उसको भी क्या मानेंगे? स्टेट। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा था। बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट है? यूनिवर्सिटी स्टेट है? बीसीसीआई स्टेट है? नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी स्टेट है? नहीं है। फिर क्या स्टेट है? और कुछ बचा? इन सबको क्या मानते थे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट है? यस, ठीक है। और फिर हम लोग ने देखे थे एग्जिस्टिंग लॉज एंड फ्यूचर लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा लॉ था? एग्जिस्टिंग मतलब किस दिन एग्जिस्टिंग? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उस दिन देखा जाता है एग्जिस्टिंग लॉ कौन से हैं। और एग्जिस्टिंग लॉ को हम लोग और क्या कहते थे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और दूसरे कौन से थे? फ्यूचर लॉ। फ्यूचर लॉ का नाम क्या था? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो लास्ट में हमने आपसे पूछा था वो कौन से लॉ है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं? प्री की पोस्ट? प्री। क्यों? क्योंकि वो लॉ तब बनाए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। ये तो नहीं लग रहा था कि पढ़ा रही है इस स्पीड से, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करना। आई थिंक जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Article 13 gives teeth to the fundamental right. It lays down the rules of interpretation in regard to law inconsistent with or derogation with fundamental right. अब हम लोग पूरा टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब अगेंस्ट है, ठीक है, एक लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बताइए क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी कि लॉ की बात मानी जाएगी? क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग यही देखेंगे कि अगर एक लॉ है और उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो प्रिवेल क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। देखिए ये लाइन क्या लिखी हुई है, कह रहे हैं इट लेज डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन रिगार्ड टू लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट। इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे हो कि ना कर रहे हो? ना कर रहे हो। इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहा है तब तो हम उस लॉ को मानेंगे, लेकिन अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो हम उस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं, नहीं मानेंगे क्योंकि वो किसके अगेंस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, अब इस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं दो तरीके के लॉज होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ। चाहे एग्जिस्टिंग लॉ हो या फ्यूचर लॉ हो, दोनों में कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो हम उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस किसमें होंगे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में। देखिए आर्टिकल 13 रिलेट्स टू लॉ already existing in force, that is laws which were in force before the commencement of constitution, और before the commencement of constitution है इसीलिए इनका नाम क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब ये लाइन बताइएगा अपने आप क्या लिखी है? अ declaration by the court of their invalidity will be necessary before they can be disregarded and declares that pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with fundamental right. सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बताइए, देखें आपको लॉ समझ में आ रही है कि नहीं? सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बताइए, pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with fundamental rights. मतलब एक एक करके बताओ, हाथ उठा के। हाथ दिए हैं ऊपर वाले ने, किसी प्रयोग में लाए हैं? और एनीवन एल्स? हाँ दीदी बताओ। नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल राइट, यानी अगर कोई लॉ है वो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है तो हम उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए,
मान लीजिए कोई एक एक्ट है, ठीक है, उस पूरे एक्ट में लेट से 200 सेक्शंस हैं, उस 200 सेक्शंस में से 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो हम उस पूरे के पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे कि सिर्फ उन 2 सेक्शंस को? क्वेश्चन समझ आया मेरा? 200 सेक्शंस है, उन 200 सेक्शन में सिर्फ 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो हम पूरा लॉ खत्म कर दें या सिर्फ उन 2 सेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें? 2 सेक्शन को। ये बात कैसे समझी आपने? कहां लिखा है? कौन सा वर्ड है जो ये आपने जो आंसर दिया है ये लॉजिकली दिया है कि लॉ पढ़ के दिया है? लॉजिकली दिया है ना। अरे पूरा एक्ट कहां हटा देंगे, 2 ही हटाएंगे। कौन सा वो वर्ड है जो आपके इस आंसर को जस्टिफाई कर रहा है? हाँ बेटा, हाँ, अमेंड कर सकते, नया ला सकते हैं या उसको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है पूरे के पूरे एक्ट को नहीं हटाएंगे। क्यों? कौन सा वर्ड है? टू द एक्सटेंट। एब्सोल्युटली, देखो लिखा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल आर वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट। अब समझ में आई लॉ की लैंग्वेज? टू द एक्सटेंट, जितना हद तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उतना इनवैलिड डिक्लेयर करें, यानी बाकी पूरा वैलिड रहेगा। समझ आ गया? तो बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिन एक्ट में ऐसा कोई एक सेक्शन होता है जो बाय चांस किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो हम लोग जब कोर्ट में केस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, बाकी जो पूरा एक्ट है वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। एनी डाउट? ठीक है। अब इसी तरह आते हैं फ्यूचर लॉज। आर्टिकल 13 रिलेट्स टू फ्यूचर लॉ, दैट इज लॉज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। After the constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away or abridges the right. कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉ बनाए गए हैं, पहली चीज तो जब वो लॉ बनाए जाएंगे तभी ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो। लेकिन फिर भी मान लो गलती से ऐसा हो गया, ठीक है, कि उस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी कोई ऐसा सेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अब क्या करेंगे? उसको भी इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे या सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वाले इनवैलिड डिक्लेयर होते हैं? पोस्ट वाला भी इनवैलिड हो जाएगा? यस। कह रहे हैं पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा कोई सेक्शन हो ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। फिर भी अगर गलती से बाय चांस ऐसा कोई सेक्शन बन गया जो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, देन इन दैट केस उस सेक्शन को भी इनवैलिड मान लिया जाएगा। ओके, सो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes or abridges the rights conferred by part 3. Rights conferred by part 3 मतलब fundamental rights, ठीक है। And if such a law is made, इसके बाद भी by chance ऐसा law बन गया, it shall be void to the extent to which it curtails any such right. वही लाइन आ गई, ठीक है। वो एक्ट, वो सेक्शन उतना इनवैलिड हो जाएगा जितना हमारा एक्ट के अगेंस्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो कुल मिला के चाहे एग्जिस्टिंग लॉ हो चाहे फ्यूचर लॉ हो, अगर कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो हम उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इनवैलिड। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, फाइन। अब जरा इंपॉर्टेंट मार्क करिए, आर्टिकल 13 में एक डेफिनेशन दी है लॉ की। इस बार इसी पोर्शन से आया था एग्जाम में एक क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट इसी पोर्शन से आया था लॉ की डेफिनेशन से। अब आप ये भी सोच सकते हैं अब इस बार आ गया था तो हमारे में तो आएगा नहीं, है ना। बच्चे इस तरह से निकालते हैं, जैसे मान लो अभी जून का पेपर था, ठीक है, और आपका दिसंबर में पेपर है। अब वो पहले जून वाले से पूछते तो हम लोग का टफ आया था कि इजी आया था। अगर जून वाले ने बोला हमारा टफ आया था, तो दिसंबर वाले बच्चे सोचेंगे जब इनका टफ आया था तो हमारा तो और टफ आएगा, क्योंकि टफ पेपर दे रहा है इंस्टीट्यूट, ठीक है। और अगर जून वालों का इजी आया था तो आप क्या सोचेंगे? इनका इजी, हमारा तो टफ ही आएगा, है ना। यानी पहले से ही हमने अपने दिमाग में क्या बिठा लिया? हमारा तो टफ ही आना है। पेपर कोई भी टफ या सिंपल नहीं होता। आपको पता है हर पेपर पे क्राइटेरियाज होते हैं। 20 नंबर का पेपर, लगभग 15 से 20 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो वेरी टफ की कैटेगरी में होता है। अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि हर पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, देखते ही हो जाते हैं, है ना। ईईटी में ही ले लो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिलाए नहीं हिलते हैं। अंधी भी नहीं काम आती वहां, अंधी क्या, हम अंधे हो जाते, समझ ही नहीं आता क्या लगा दे, है ना। ईईटी का पेपर दिया इसलिए आप वो अंधी वाली चीज समझ सकते हैं, गैस वर्क वाली, उसमें गैस वर्क भी नहीं लग रहा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बीच के होते हैं, बीच के इन द सेंस अगर अच्छे से पढ़ाई करी है या दिमाग लगाया है तो थोड़ा दिमाग लगा के हो जाएंगे। ये पैटर्न है हर पेपर का, तो ऐसा नहीं है पेपर टफ या इजी। हर पेपर में
15 से 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेरी टफ की कैटेगरी में होते हैं, और 15 से 20 नंबर के ऐसे होते हैं जो वेरी इजी की कैटेगरी में होते हैं, और बीच वाले जो होते हैं वो होते हैं जो आपका पास फेल डिसाइड करता है, क्योंकि 15 से 20 जो टफ है वो तो आप हिला नहीं पाओगे, जो इजी है वो तो सब कर लेंगे। अब ये जो बीच वाले, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो पास हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत पता है क्या होती है, वो जो 15 से 20 वाला वेरी टफ की कैटेगरी है ना, हम उसी को दिमाग में बैठ जाते हैं, उसी को लेके बैठ जाते हैं। पहला क्वेश्चन भी नहीं आता था, दूसरा भी नहीं आता था, तीसरा भी नहीं आता था। तो आप इमेजिन करके देखिए, अब अभी आपको इमेजिन नहीं होगा, जो बच्चे पेपर दे के आए वो इमेजिन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपने हाथ में लिया, एक तो डरते डरते गए एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, ये डर अभी आपको फील नहीं हो रहा, ईईटी अपने घर पे बैठ के दिया, है ना, तो वो एग्जाम हॉल में जाने का जो प्रेशर होता है ना, वो भी धीरे धीरे फील होगा आपको। तो पेपर आपने हाथ में लिया, पहला क्वेश्चन डरते डरते देखा। सबसे पहला पेपर अच्छा किसका होता है? JIGL सबसे पहला होता है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा नहीं आता, इधर नहीं आता, इधर आंसू भर गए आंखों में, है ना, लो गया, ये अटेम्प्ट गया। आपको पता है जब आप सेंटर जाते हैं ना एग्जाम देने, कुछ बच्चे पता है आधे आधे घंटे में उठ के चले जाते हैं। ये देखो रियल, हमने इसीलिए इनको बुलाया है, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देंगी। कितनी देर में एक हॉल खाली? हाँ, 1.5 घंटे तक बैठना मैंडेटरी होता है ना, ये भी रूल होता है। 1.5 घंटे के पहले मतलब अब इतनी इंसल्ट ना करो इंस्टीट्यूट की कि पेपर लिया और चले गए, तो 1.5 घंटे कहते बैठे रहो। जैसे ही 1.5 घंटा हुआ, लास्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों ने बताया था कि मैम अकेले, हम भी बच्चे, पूरा हॉल खाली, सब चले गए। ये देखो टैक्स के पेपर में आखिरी में 4 बच्चे बचे। अब इससे होता क्या है पता है आपको, जो दे रहा है उसके कॉन्फिडेंस की हालत सोचो, वो धीरे धीरे ये भी चला गया, ये भी चला ये भी, वो अपने पेपर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो गए, ये भी गया, ये भी गया, सब गए। या तो हम ही कुछ ज्यादा लिख रहे हैं, या तो पेपर इतना टफ है, हम जो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। हर तरह से आपको नेगेटिव ही लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब CSET में तो आपने घर में बैठ के दिया, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जा ही रहे थे, लेट से कंपनी लॉ का पेपर था, सब प्रिपेयर्ड था, एकदम भरे हुए थे, है ना। एक बच्चा आया, उसने कहा वो सेक्शन 42 में क्या चीज थी, गए, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, है ना। उसने कोई ऐसी चीज पूछ ली जो आपको नहीं आती थी, पूरा कॉन्फिडेंस जो आप ऐसे बना के लेके गए थे, धड़ाम, आपको लगा जब ये नहीं याद है अब हमें क्या याद होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी से कोई संपर्क ना करे, कुछ भी ना करे। अच्छा, जब सब बच्चे चले जाते हैं उसमें एक और डिसएडवांटेज है, चीटिंग करे तो करे किससे? हाँ सही बात है, आसपास सब खाली, अब पूछे तो पूछे किससे, है ना। टीचर भी सर पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, कई बार पता है जो टीचर्स तो वहाँ के होते हैं ना, जो स्कूल होती है, यहाँ पढ़ता है, आपको पता है कानपुर विद्या मंदिर में सेंटर पड़ता है, ये पता था? स्वरूप नगर में एक स्कूल है, हाँ, वहाँ कानपुर विद्या मंदिर, वहीं सेंटर पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो टीचर्स भी कई बार पूछते हैं, जो बच्चे जाने लग जाते हैं, टीचर पूछते बहुत टफ पेपर है क्या कोई कर नहीं पा रहे, सब जा रहे हैं। और बीच बीच में आपके इंस्टीट्यूट के भी मेंबर आते हैं चेकिंग करने कि देखें क्या हालचाल चल रहा है, फिर वो देखते हैं कोई बच्चा बचा ही नहीं है। कुछ नहीं है, आसान होता है एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही बता रहे थे बस। डर तो नहीं लगा? पक्का डराते नहीं है कभी, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। देखो सब चले जाते हैं ना तो खुला खुला फील होता है। और फिर अगर कहीं आपने बी कॉपी मांग सकते हैं, हाँ ये भी दिक्कत है, अगर कोई और बी कॉपी ना ले, बी कॉपी समझते हो ना, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं और आपके बगल वाला बी कॉपी मांगे चला जा रहा है, ये आपने 12th में फील किया होगा, है ना। आपको बगल वाला बी कॉपी मांगे चले जा रहे, तो भी टेंशन, ये सब लिख रहा, हम नहीं लिख पा रहे। और अगर आप लिए जा रहे हैं और कोई और नहीं ले रहा, तो भी टेंशन, हम ज्यादा लिख रहे हैं, कोई और लिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हर तरह से आपको टेंशन ही टेंशन मिलेगी, ओके। बट फिर भी दिसंबर अटेम्प्ट बेटर होता है, जून अटेम्प्ट थोड़ा सा टफ होता है, टफ इन द सेंस पेपर टफ नहीं, सर्कमस्टांसेस टफ होते हैं। जून का पेपर 1 जून से होता है। दिसंबर की डेट शीट देख ली? डेट शीट आ गई आप लोग की? डेट जिस दिन पेपर खत्म होते हैं उसके 2 दिन बाद डेट शीट बन जाती है, समझ आया? डेट शीट हो गई, 21 से आपके पेपर है। आप कह रहे अभी तो पढ़ना शुरू भी नहीं किया अभी तो हम अपने आप को CSET का ही मान रहे थे, हमारी डेट शीट भी आ गई। तो दिसंबर के एक्स्ट्रा 20 दिन मिल जाते हैं आपको दिसंबर अटेम्प्ट में। दूसरी चीज, जून में ना गर्मी वाला माहौल होता है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। अब आप कहेंगे नहीं दिसंबर में हाथ नहीं चलता है, लेकिन दिसंबर में अब इतनी गर्मी नहीं, मतलब इतनी ठंड नहीं पड़ती कि इतना प्रॉब्लम हो जाए।
सो हर सिचुएशन में दिसंबर इज अ बेटर अटेम्प्ट, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ डेज टू स्टडी, पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलेगा। वैसे आसान होता है, ईईटी से तो देखो आसानी है ना, जो कर लो ईईटी से तो आसानी बैठेगा, ठीक है। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे आर्टिकल 13 में डेफिनेशन दी गई है किसकी, लॉ की। ओके, अब यहाँ चर्चा क्या हो रही है जरा देखना, कह रहे हैं देखना लॉ है और फंडामेंटल राइट्स हैं, बताइए लॉ में और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या जीतेगा, फंडामेंटल राइट जीतेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन ये पुटअप किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करी गई, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किसी फंडामेंटल राइट को ब्रिज कर रही है, ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वॉइड माना जा सकता है? अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और वो अमेंडमेंट ऐसी थी, कोई लॉ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसी अमेंडमेंट थी जिससे किसी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अब बताओ वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मानेंगे कि फंडामेंटल राइट को मानेंगे? अभी भी फंडामेंटल राइट ही मानेंगे, ठीक है, यानी लॉ और फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट मानेंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई लॉ नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट किया गया, वो भी अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो भी क्या मानेंगे, फंडामेंटल राइट ही मानेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ कहा जा सकता है। अब पूरी बात समझ में आई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पोजीशन वही होगी जो लॉ की होती है, क्योंकि अगर लॉ फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो फंडामेंटल राइट मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा तो भी फंडामेंटल राइट ही माना जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पोजीशन वही है जो किसकी होती है, लॉ की। ये टॉपिक समझ में आया? कुल मिला के हमेशा याद रखो, प्रिवेल सिर्फ क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट। हमारे देश में सबसे ऊपर अथॉरिटी क्या होती है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर किसी तरह से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो फिर कोई भी लॉ उसके आगे स्टैंड नहीं करेगा। अब जरा पढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं द वर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 इंक्लूड्स, लॉ में क्या क्या आ जाता है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, कितने लोग कह रहे हैं कि पहली बार सुन रहे हैं ऑर्डिनेंस? कह दो कि पहली बार सुन रहे, पहली बार सुन रहे हो, पता है ना, हाँ वही हम सोचे। बताइए कितने लोगों को लग रहा है ऑर्डिनेंस तो पहली बार सुना है, ये होता क्या है, पहली बार सुन रहे हो? ओके, एंड हु एल्स? अच्छा, कितने लोगों को पता है, रिवर्स पूछ ले रहे हैं, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? अच्छा, ये कैटेगरी आपने अपनी बनाई है, आप कह रहे सुना भी पहले है वो पता भी नहीं है ना। हमने दो कैटेगरी बनाई, आपने कहा हमारी तीसरी कैटेगरी है, सुना तो है क्या होता है लेकिन होता क्या ये याद नहीं है। हाँ, क्या है ऑर्डिनेंस? टेम्पररी लॉ। देखिए लॉ कैसे बनता है, अच्छा ये बता दो, लॉ कैसे बनता है? बचपन में पढ़ा था, हाउ डज अ बिल बिकम्स एन एक्ट? पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं? दो, पक्का? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, इतना इतना आता है ना, हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं फिर। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, जब भी कोई एक्ट बनता है तो सबसे पहले वो बिल की तरह इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, तब वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हाउसेस सेशन में नहीं होते, यानी लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं है, सेशन मतलब पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है, या उनकी आपसी सहमति से लॉ नहीं बन पा रहा है। अगर लॉ नहीं बन पा रहा है लेकिन उस मैटर पे लॉ बनाना बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, ऐसे सिनेरियो में टेम्पररी लॉ बनाया जाता है, और ये अधिकार सिर्फ किसके पास होता है, प्रेसिडेंट। अब याद आ गया सबको, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। ऑर्डिनेंस का मतलब एक टेम्पररी लॉ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लॉ इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस चाहे टेम्पररी लॉ ही क्यों ना हो उसको भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या मानेंगे, लॉ। इसके अलावा जो ऑर्डर्स पास होते हैं, बायलॉज, बायलॉज क्या होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, ये सब के सब किस डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं, लॉ। तो लॉ में ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज क्लियर दैट लाइक डेफिनेशन ऑफ स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 13 इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब जरा ये लाइन समझो, देखिए दो तरीके की डेफिनेशंस होती है, ये टॉपिक अभी हम लोग एक और चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव और एक होती है एग्जॉस्टिव। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी ऐसा देखा है, कुछ डेफिनेशंस होती है जिसमें लिखा रहता है इट मीन्स और ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और कुछ डेफिनेशन होती है जिसमें लिखा रहता है इट इंक्लूड्स।
ऐसे देखा है कभी? तो इसका क्या मतलब समझ में आया? कुछ फर्क होता है कि सेम होता है? एक ही बात है, मीन्स इंक्लूड्स। देखो अब लॉ में थोड़ा इन डेप्थ जाना है हम लोगों को। अगर किसी डेफिनेशन में लिखा है इट मीन्स, तो इट मीन्स का मतलब सिर्फ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसके अलावा डी पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, फाइन। और अगर लिखा है इट इंक्लूड्स, इसका मतलब ए, बी और सी तो है, डी भी हो सकता है फ्यूचर में कोई और पॉइंट ऐड कर दिया जाए। तो ये जो मीन्स वाले होते हैं ना, क्योंकि इसमें सिर्फ जितने लिखे हैं उतने ही हो सकते हैं, तो ऐसी डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट हो गई कैटेगरी, खत्म हो गई। और इन डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब इसमें और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं। अब आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि जब मन हुआ मीन्स लिख दिया, जब मन हुआ इंक्लूड्स लिख दिया। आप अपने आंसर में ऐसे ही लिखते हैं, वो बात अलग है ना? कभी भी मीन्स लिख दिया, कभी भी इंक्लूड्स लिख दिया। लेकिन अगर आप मीन्स लिख रहे हैं तो मीन्स का मतलब है कौन सी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव। और अगर इंक्लूड्स है, इसका मतलब डेफिनेशन कौन सी है? इंक्लूसिव, ऑल भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। अब यहां बताओ क्या लिखा हुआ है? इट इज क्लियर दैट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव मतलब इंक्लूसिव, यानी और भी चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, समझो ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉ में क्या क्या चीजें आती है? ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एक्सेट्रा, ये सब चीजें आएंगी। और ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, यानी इसमें और भी चीज ऐड हो सकती है। क्या आप कोई एक ऐसी चीज बता सकते हो और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? अभी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है तो हम लोग इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं जिसका इफेक्ट लॉ जैसा ही होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यही तो टॉपिक पूरा, यही बोला था ना? धीमे धीमे क्यों बोलते हो, तेज हिम्मत रखो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यही तो अभी डिस्कस कर रहे थे। कह रहे लॉ की डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स हैं और इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है। क्या ऐड करते हैं हम इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी तरीके से फॉलो होगा, सच दैट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट होते हैं तो भी क्या वैलिड होगा? फंडामेंटल राइट ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अब रीड कर लेते हैं। It is clear that the definition of state, the definition of a state in Article 12, the definition of law is also not exhaustive. Example, it does not speak of even laws made by parliament or state legislature. Because of this nature, अब मार्क करना यहाँ से, the issue came up before the Supreme Court as to whether a constitutional amendment by which a fundamental right is taken away is also a law within the meaning of Article 13. बताओ सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या उनको भी लॉ माना जाएगा? और इसका इफेक्ट बताओ क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ मान रहे हैं? इसका मतलब लॉ में और फंडामेंटल राइट में इंफ्रिंजमेंट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट। आपको समझ आया सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या इनको लॉ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है। कह रहे द कोर्ट ट्वाइस रिजेक्टेड द व्यू दैट इट इंक्लूड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब कोर्ट के सामने जब केस आया तो कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट किया। क्या कह दिया? कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है और लॉ अलग है। बट थर्ड टाइम इन द फेमस केस ऑफ गोलकनाथ, एक केस हुआ कौन सा? गोलकनाथ। कह रहे गोलकनाथ के केस में बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 6 to 5, ये बताओ क्या है? मेजॉरिटी ऑफ 6 to 5, कितने जजेस थे टोटल पैनल में? 11। पैनल में जजेस कितने हुए? 11, जिसमें से 6 ने हाँ बोला, 5 ने ना बोला। समझ में आया? विद अ मेजॉरिटी ऑफ 6 to 5 the court took the view that it includes such an amendment and therefore, underline करो, कह रहे constitutional amendment को law माना जाएगा and therefore even a constitutional amendment would be void to the extent it takes away or abridges the fundamental rights. अब पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 चीजें थी। सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो हम फंडामेंटल राइट मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानेंगे? फंडामेंटल राइट। और फिर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या लॉ होता है? ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।
3 बार इसका डिसीजन हुआ जिसमें तीसरी बार में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ माना जाएगा, और जैसे कि लॉ इनवैलिड हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इनवैलिड हो जाएगी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। अब बताओ ये टॉपिक क्लियर है सबको? पक्का आ गया? चले आगे फिर, यस और नो? आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आई? आ नहीं रही, ऐसा लग रहा मुंह चल रहा है बस। जे तेज से बोलू? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं आप ऊंचा सुनती लग रहा है ना। ओके, एक एग्जाम्पल लिखा है, जरा देखिए आप कर पाएंगे कि नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देयर वॉज अ लॉ इन फोर्स बिफोर 26 जनवरी 1950। कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 के पहले एक लॉ था। ये कौन सा लॉ होगा? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। विच वॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। It was contended that it can still be in force as the constitution does not make it void. बताओ ये कंटेंशन सही है कि गलत है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? क्या है? कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के पहले एक लॉ था, और वो जो लॉ था वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। एक कंटेंशन रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैलिड रहेगा। ये कंटेंशन सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लॉ चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो प्रिवेल क्या करेगा? फंडामेंटल राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, ऑल लॉ इन फोर्स immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? to the extent of inconsistency। हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं लॉ पढ़ी कैसे जाती है। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी मतलब जितना हद तक वॉइड है, जहां तक वॉइड है, जितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उतना वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, बाकी पूरा एक्ट क्या रहेगा? वैलिड। ठीक है। और अब इसी टॉपिक से रिलेटेड देखिए कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सारे। वैसे तो हम बोले ना बोले पूरे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक काम करना ना, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो जो टॉपिक बच जाए उनको भी लिख देना, रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समझे कि इसको भी समझाएं। अभी जो इंपॉर्टेंट मार्क करे करते चलना, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसे लिख देना व्हाट एवर टॉपिक्स हैव नॉट बीन मार्क्ड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्ट्रीन आता है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सेवर करना मीन्स अलग करना। ठीक है, जो अभी हम लोग रूल पढ़ रहे थे सेम है, अंडरस्टैंड। कह रहे हैं अगर कोई लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, अगर उस लॉ के दो पार्ट्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक लॉ है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और दूसरा वाला पार्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इस लॉ के इन दोनों पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, सेवर कर सकते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो और जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है उसको वैलिड रहने दो। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस एक्ट के जो दो पार्ट्स हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता तो क्या करें? मतलब इस एक्ट के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा है। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो, वही है टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, और जो वैलिड है उसको वैलिड रहने दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर एक एक्ट के दो पोर्शंस हैं, एक पार्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है लेकिन उन दो पार्ट को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अब क्या करें? पूरा का पूरा एक्ट इनवैलिड कर देंगे। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मींस अलग करना। ओके, देखिए क्या लिखा है। One thing to be noted in Article 13 is that it is not the entire law which is affected by the provisions of Part 3. कह रहे पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होगा, but the law becomes invalid only to the extent to which it is inconsistent with fundamental right. ये लाइन आ गई, वही चीज है, पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड नहीं होता, सिर्फ उतना लॉ इनवैलिड होगा जितना कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। So only that part of the law will be declared invalid which is inconsistent and the rest of the law will stand. Rest of the law will stand मतलब rest of the law will be valid. However, आगे देखो क्या लिखा है। On this point, a clarification has been made
that invalid part of the law shall be severed and declared invalid if really it is severable. कह रहे हैं जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या हम उसको एक्ट से अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उस सेक्शन को इनवैलिड कर दें तो पूरा बचा हुआ एक्ट वैलिड रहे? अगर अलग किया जा सकता है तो हम सिर्फ उस सेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें अगर हम वो सेक्शन हटा देंगे तो मेरा पूरा एक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, ऐसे सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा एक्ट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ओके, इफ आफ्टर सेपरेटिंग द इनवैलिड पार्ट the valid part is capable of giving effect to the legislature intent, then only it will survive. Otherwise, the court shall declare the entire law as invalid. तो जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है अगर उस पोर्शन को अलग किया जा सकता है तो हम उसको अलग कर देंगे, रिमेनिंग एक्ट वैलिड रहेगा। और अगर हम उस पोर्शन को अलग नहीं कर सकते हैं तो पूरे के पूरे एक्ट को क्या डिक्लेयर कर देंगे? इनवैलिड। इस डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एनी डाउट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ मान सकते हैं? मान सकते हैं। लॉ कौन से आर्टिकल में दिया है लॉ की डेफिनेशन? आर्टिकल 12 के 13 आर्टिकल 12 में क्या दिया है? आर्टिकल्स क्या हैं ये आर्टिकल्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स हैं। पक्का? अच्छा, नेक्स्ट आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? हाँ, बचपन में आपने सुना होगा एक सोलर एक्लिप्स होता है, एक लूनर एक्लिप्स होता है। क्या एनीबॉडी टेल मी ये क्या होता है? अब आप कह रहे हैं ये बता लेते होते तो कॉमर्स लिया क्यों होता, है ना? सोलर एक्लिप्स क्या होता है? ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अच्छा, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है, ये पता है आपको? अच्छा, और सोलर और लूनर एक्लिप्स क्या होता है ये पता है? ये पता है कि किसी के बीच में कोई आ जाता है। अब एग्जैक्टली किसके बीच में कौन आता है ये नहीं पता कि सोलर में कौन आता था, लूनर में कौन आता, यही होता है ना? इतना ही आता होता तो साइंस लेके साइंटिस्ट बन गए होते, कॉमर्स थोड़ी लिया होता है। तो कुल मिला के आपको ये पता है कौन किसके बीच में आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। और ये बात वैसे भी सही है ना? प्रैक्टिकली भी दिस बात इज वेरी ट्रू। दो लोगों के बीच में तीसरा आएगा तो ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा, है ना? बिल्कुल लगेगा। बस वही एक्लिप्स यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जरा क्या कहता है ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड। ये लॉ है, हाँ देखना है हमारा, ये लॉ है, हाँ ये लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ये लॉ पूरी तरह से वैलिड था। ठीक है, जब ये लॉ वैलिड था इसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक ऐसा प्रोविजन था जो इस लॉ के अगेंस्ट था। तो बताओ क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर आ गया। अब पीछे कौन छिप गया? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो था वो पीछे छिप गया, यानी एक्लिप्स हो गया। ठीक है, अब ये बताओ जैसे वो सोलर और लूनर एक्लिप्स में पीछे मून आ जाता है या सन आ जाता है तो ये खत्म हो जाते, मर जाते हैं कि वहीं रहते, छिप जाते? कह रहे हैं ये लॉ भी छिपा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर फिलहाल क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग वाला पॉइंट था ये रिमूव हो गया, और जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट रिमूव हुआ वैसे ही क्या हुआ? लॉ फिर से एक्टिव हो गया। इसका मतलब जब किसी लॉ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो ऐसा नहीं है कि वो लॉ मर जाता है, डेड नहीं हो जाता, वो छिप जाता है इन सच अ मैनर कि अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और ये वाला पॉइंट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ये हट गया, तो जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन हट जाएगा वैसे ही हमारा लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा। तो ये सोलर लूनर एक्लिप्स में एक्लिप्स रहता है या हट जाता है? थोड़ी देर बाद हट जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही एक लॉ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और वो लॉ पीछे छुपा हुआ रहेगा। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट आएगी और वो कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगा वैसे ही हमारा लॉ क्या हो जाएगा? फिर से वैलिड हो जाएगा। इस डॉक्ट्रिन को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। याद रहेगा पक्का? देखिए क्या लिखा है, द अदर नोटवर्दी thing in Article 13 is that though an existing law inconsistent with a fundamental right becomes inoperative from the date of commencement of constitution. देखिए क्या लिखा है, a law
विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी कि वो लॉ जो था वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, ठीक है, becomes inoperative, वो क्या हो गया, inoperative from the date of commencement of constitution, yet it is not dead altogether, मरा नहीं, कौन किसके मरने की बात हो रही, लॉ के, मरा नहीं है लॉ, अभी जिंदा है। A law made before the commencement of constitution remains eclipsed, कह रहे वो जो लॉ था वो क्या हुआ है, छिपा हुआ है, वो eclipsed है, ठीक है, और dormant है। आगे देखिए लिखा है बट द eclipsed और dormant part becomes active and effective again if the prohibition brought about by fundamental right is removed by the amendment, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था, अगर अमेंडमेंट हुई और वो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हट गया, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हट गया, वो जो लॉ था वो फिर से वैलिड हो गया। इसको क्या कहा जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एनी डाउट, पक्का। अब नीचे केस दिया हुआ है इसी का, भीकाजी नारायण धकरास, मिला, इनको जरा पढ़िए और लेट मी सी कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। पेन कहाँ रखा है हमने, हमने नहीं रखा डब्बे में, डब्बे में हमने नहीं रखा। पता नहीं, हाँ हमने, हाँ पता, इंडिविजुअली पूछेंगे सबसे। सबसे पहले तो ये बताओ इस पूरे केस में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन सा था, हाँ कह रहे हैं एक एक्ट था, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, कब आया, 1947 में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1950 में, ठीक है। अब इस एक्ट में लिखा था एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड टू टेक अप द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इस एक्ट में लिखा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस हमेशा सरकार का होगा, यानी मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की ओनरशिप हमेशा किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, और ये एक्ट अपने आप में पूरी तरह से वैलिड था। फिर उसके बाद 1950 में क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लिखा है द एक्ट वाज परफेक्टली अ वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट, जब ये लॉ पास किया गया तब ये पूरी तरह से वैलिड था। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट होता है, कौन सा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये कहता है कि कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस कर सकता है। आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया, एक तरफ एक एक्ट है जो कि ये कह रहा है कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट आए जिन्होंने ये कहा कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब कोई भी बिजनेस कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बताओ क्या इनवैलिड हो जाएगा, लॉ इनवैलिड हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ये एक्लिप्स हो गया लॉ, ये वाला। आगे देखो क्या हुआ, कह रहे हैं बट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जिस्टिंग लॉ बिकेम इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 13 as it contravened the freedom to carry on trade and business। इसके बाद देखो क्या हुआ, to remove the infirmity constitution first amendment act was passed। इसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट आई, और कॉन्स्टिट्यूशन की इस अमेंडमेंट पे उन्होंने लिख दिया, कह रहे हैं which permitted creation of state monopoly in respect of transport business। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लिखा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में किसकी मोनोपोली हो सकती है, स्टेट की। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की। अब बताओ ये जो अमेंडमेंट आई और ये जो लॉ था, ये दोनों एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले एक लॉ था, लॉ ने ये लिखा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का हो सकता है। फिर आया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट ने लिखा था फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की ओनरशिप किसी की भी हो सकती है। जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था तो ये ऊपर आ गया, यानी ये बेरार मोटर व्हीकल एक्ट जो था वो फिलहाल के लिए इनवैलिड हो गया।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में लिखा था कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो है, लेकिन मोटर ट्रेड, मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की मोनोपोली किसके पास रहेगी? सरकार के पास ही। जैसे ही ये अमेंडमेंट आई वैसे ही ये अमेंडमेंट हट गई और इस अमेंडमेंट के हटते ही वो जो लॉ था वो फिर से वैलिड हो गया। यानी ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1947 वाला, वो जो पहले एक्लिप्स हुआ था, अब वो फिर से वैलिड हो गया। समझ में आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है? बस इसी को ही केस स्टडी फॉर्म में वो क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे। कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो बाहर का होता है एज फार एज JIGL इज कंसर्न्ड स्पेसिफिकली। वैसे तो कंपनी लॉ में भी ऐसा ही होता है, बट स्टिल JIGL में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किताब के बाहर का होगा, सब कुछ मॉड्यूल से आता है। इवन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ ये तो क्लास में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है? बस लास्ट में वो लिख देंगे डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ CP बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट। समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ CP बेरार एंड मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब वैलिडिटी क्या होगी कि पहले तो वो एक्लिप्स हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की वजह से जब वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाला प्रोविजन हट गया तो ये एक्ट जो था वो अपने आप में फिर से वैलिड हो गया। हुआ क्या ये आपको समझ में आया? पक्का रिपीट करें एक बार और। CP बेरार मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा था कि मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की मोनोपोली किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें क्या लिखा था? फ्रीडम ऑफ ट्रेड होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो जब ये हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आ गया और मोटर व्हीकल एक्ट जो था वो एक्लिप्स हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट आई और कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट आई कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो है, लेकिन मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की मोनोपोली किसके पास रहेगी? स्टेट के पास ही रहेगी। जैसे ही ये अमेंडमेंट हुई तो कॉन्फ्लिक्ट हट गया, कॉन्फ्लिक्ट हटते ही कॉन्स्टिट्यूशन हट गया और वो मोटर व्हीकल एक्ट फिर से वैलिड मान लिया जाएगा। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब क्लियर है सबको? पक्का समझ आ गया? अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे आंसर, ठीक है? दो डॉक्ट्रिन पढ़ ली हम लोग ने। पहला कौन सा डॉक्ट्रिन था? सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी क्या कह रहा था? अलग क्या कह रहा था? सेवरेबिलिटी कि अगर कोई लॉ किसी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो अगर उसका पार्ट उससे अलग किया जा सकता है तो जितना अलग कर सकते हैं, जितना इनवैलिड है उसको इनवैलिड कर दो, बचा हुआ लॉ वैलिड होगा। लेकिन अगर हम उसके पार्ट को अलग नहीं कर सकते हैं तो पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा डॉक्ट्रिन कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसके केस का नाम क्या है? भुजिया आती है ना शायद बीका जी की, उसी से याद रख लो, ठीक है? ऐसे ही याद रखो तभी याद होते हैं केस फेस, उठ पटांग नामों से। करा है आपने? ऐसे स्कूल में करते थे 12th में ना, जैसे बहुत सारी चीजों के पॉइंट्स होते थे तो उसके फर्स्ट लेटर को उठा के कुछ बना लेते थे। अब इतनी मेहनत करी होती तो बात ही क्या थी, है ना? अब कहने याद हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ो। बीकाजी नारायण धकरास का केस था, ठीक है? फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है वेवर। वेव करने का मतलब क्या होता है? हाँ करो करो। ये वाली वेव नहीं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? वो अलग वेव होती है, लहरों की बात नहीं कर रहे। वेव ये होता है। ये अच्छा बताओ, हाई होता है कि बाय होता है? हैं? ये डिपेंड करता है कौन कर रहा है ना? यानी हो सकता है बंदा आपको हाई कर रहा हो, आप उसे बाय समझ रहे हो, और हो सकता है वो बाय कर रहा हो, आना नहीं, आप हाई समझ रहे हो, है ना? वेव का बेसिकली मतलब होता है मना करना। लॉ में वेव का मतलब होता है मना करना। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? लाए हैं आज? अच्छा है, ठीक है। क्या आपसे आपका फंडामेंटल राइट कोई छीन सकता है? सोचो, एनी वन पर्सन, कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीन ले? इतनी ताकत किसमें है? सोचो सोचो, कोई तो होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इंसान पूछ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं छीन सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आएगी तो वो लॉ बन जाएगी। वो तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि जैसे फ्रीडम है लेकिन आपने कोई गलत काम किया तो जेल में डाल दिया, वो तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम कह रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में कोई ऐसा है जो आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीन सकता है? कोई नहीं है। गुस्सा क्यों आ गया? कोई छीन के दिखाए, कोई छीन के दिखाए, बता रहे। एक इंसान है जो आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीन सकता है, पता है कौन? आप खुद। समझ आया कैसे? हम चाहें तो अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज ना करें। आफ्टर ऑल यही तो फर्क होता है राइट में।
है ना। राइट और ड्यूटी में क्या फर्क है? राइट मतलब मेरा अधिकार है, हम चाहे तो एक्सरसाइज करें चाहे तो ना करें। जैसे मेरे पास राइट टू वोट है, नहीं गए वोट डालने, छुट्टी मिली थी घूमने निकल गए, है ना। तो राइट का मतलब हम चाहें तो एक्सरसाइज करें चाहे तो एक्सरसाइज ना करें। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ये कहता है कि अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी थी तो आप चाहें तो अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने से मना कर सकते हैं। This is known as waiver. The doctrine of waiver is based on the premise that a person is his best judge. आप अपने बेस्ट जज है, ठीक है। अब आपका राइट है कि आपने अगर एडमिशन लिया है तो आप क्लास में आएंगे, लेकिन आप अपने खुद जज हैं। आप सोच रहे कौन जाएगा इतनी धूप में गर्मी में, घर पे बैठो आराम से एसी में चला के और देखो फोन पे खोल लो, है ना, पढ़ा लेंगे, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे, डांट भी नहीं पाएंगे, है ना। फोन पे तो हमारी पावर लिमिटेड हो जाती है। अब जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं हमारी पावर लिमिटेड, हम अंदर जाके थोड़ी उनको निकाल के लेके आएंगे, आपको हम डांट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट है, आप अपने बेस्ट जज हैं, आप चाहें तो इस राइट का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो राइट का इस्तेमाल ना करें। कह रहे द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट अ पर्सन इज हिज बेस्ट जज एंड ही हैज द लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट। आप चाहें तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के एंजॉयमेंट को वेव यानी कि मना कर सकते हैं। However, the person must have the knowledge of his right. इसकी शर्त यह है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता हो। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है तब आप अपना सोच समझ के अगर अपने अधिकारों का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहे तो इनको मना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? ठीक है, 3 हो गए। पहला कौन सा था? सेवरेबिलिटी। दूसरा कौन सा था? एक्लिप्स। एक्लिप्स में जो केस पड़ा उसका नाम क्या था? अब आपको भीका जी याद रहेगा, आगे को भूल जाओ क्योंकि भीका जी तो भुजिया से याद कर लिया है ना। भीका जी नारायण धकरास, ठीक है, कोई नहीं, जितना याद हो जाए, ओके। और तीसरा कौन सा पड़ा? वेवर। ओके फाइन। अब अगला होता है सिंगल पर्सन्स लॉ, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना होगा इंडिविजुअली, ठीक है। बुक में क्या देखने लग गए, इधर देखो, हाँ ओके। एक कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, ओके। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लॉसेस वगैरह हो रहे थे, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही थी। तो जब भी ऐसी कंपनीज बंद होने वाली होती है ना, तो सरकार जो होती है वो कुछ स्टेप्स लेती है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उस कंपनी में अपने डायरेक्टर बिठा दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम अपना एक डायरेक्टर बिठा दे रहे हैं ताकि ये कंपनी सही से चले, ठीक है। और शेयर होल्डर से ये कहा कि आपका वोट करने का अधिकार हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि आप वोट करके इस डायरेक्टर को हटा ना दे। समझ आया? गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, शेयर डायरेक्टर्स को रिमूव कर, कौन रिमूव कर सकता है? शेयर होल्डर। तो सरकार ने कहा कि हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया, ठीक है, कहीं शेयर होल्डर उस डायरेक्टर को हटा ना दे, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मैटर पे आपको वोट करना अलाउड नहीं है। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक्चुअली वो सीएस कर रहा था पहले, और उसने बाय डिफॉल्ट जीआईजीएल की क्लास कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने जाके कहा कि हमारा राइट टू इक्वालिटी इन्फ्रिंज हो रहा है। उसने कहा बड़ी चीज लेके जाओ, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट लेके जाएंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उसने कहा हमारा राइट टू इक्वालिटी इन्फ्रिंज हो रहा है क्योंकि मेरे ही जैसी जो दूसरी कंपनीज होती हैं उसमें शेयर होल्डर को वोट करने का अधिकार होता है, डायरेक्टर को रिमूव करने का अधिकार होता है, लेकिन हमको वोट करने का अधिकार नहीं है, डायरेक्टर को रिमूव करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसलिए हम मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाके केस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। केस समझ आ गया क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक कंपनी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी वहां पे एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया और शेयर होल्डर से कहा कि आप इस डायरेक्टर को आप रिमूव नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ही रेज्ड अ कंटेंशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। उसने कहा हमको वोट करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार होता है, डायरेक्टर को रिमूव करने का अधिकार होता है, क्योंकि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट के अपॉइंटेड इस डायरेक्टर और इस कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब आपको बताना ये है कि गवर्नमेंट सही है कि ये शेयर होल्डर सही है। वन बाय वन आएंगे हम आपके पास, ठीक है। हाँ बेटा, सबको क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, गवर्नमेंट सही है, इक्वलिटी नहीं इन्फ्रिंज हो रहा। अच्छा, एक एक करके पूछेंगे। हाँ बेटा, गवर्नमेंट सही है कि शेयर होल्डर सही कह रहा है? शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, क्या अक्को बक्को लगा रहे हो मन में?
दोनों सही हैं। देखो ऐसा जो आंसर देते हैं ना, आप जज कैसे बनेंगे बताओ? आप कहेंगे देखो लग तो दोनों ही सही रहे हो। हाँ एक बताओ, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट सही कह रही है, वेरी गुड। हाँ अलग अलग आंसर आते हैं तो लड़वाने में मजा आती है हमको बहुत। और क्या, सबने सेम आंसर दिया तो लड़ाई ना होती। हाँ गवर्नमेंट सही कह रही है। अंश ना, हाँ गवर्नमेंट सही कह रही। प्रखर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। शेयर होल्डर सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट। अब शेयर होल्डर वाले एक बार हाथ उठाएं। ओके बाकी सब गवर्नमेंट। वाई शेयर होल्डर, वाई गवर्नमेंट? ओके शेयर होल्डर वालों का कंटेंशन उसका फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट आ गया तो बात खत्म हो गई। वाई गवर्नमेंट? एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा, विटनेस बॉक्स में आके बोलिए। हाँ क्या लिए है? ओके आपके काबिल दोस्त कह रहे हैं कंपनी की अच्छाई के लिए ऐसा किया गया है। हाँ नहीं, कंपनी की अच्छाई के लिए नहीं हुआ। वो सब ठीक है, बट ये कह रहे फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट और इक्वालिटी की बात कर दी, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है बंदा। हाँ और क्यों शेयर होल्डर? उज्जवल हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट से भी बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट होता कौन है ना? अच्छा कह रहे इतनी गुस्से में नहीं बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। हाँ बेटा आप, क्या नाम है आपका? कृष्णा। हाँ कृष्णा आप बताओ। हम्म हम्म कह रहे कंपनी की भलाई के लिए तो अपॉइंट किया है। बगल बगल बैठे लड़ो। हारी मान ली? हारी मानना जानते हैं आप लोग? हाँ ये सब बहुत जानते हैं, हाँ बचपन से खेले। हाँ बेटा हाँ। ओके शी इज सेइंग कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, कुछ कंडीशंस में अधिकार लिए भी जा सकते हैं। फिर शेयर होल्डर वाले बताएं, केस हार रहे हैं आप लोग। अच्छा हमारे वकील भी ऐसे हैं, दो तीन बार करेंगे छोड़ो बेटा। हाँ हार ही मान लो, हमें नहीं लड़ना। ओके हाँ बेटा। सारे किस फंड कहां से आ गए? हाँ फिर मतलब गवर्नमेंट ले सकती है ना? अच्छा तो वो जो शेयर होल्डर कह रहे हमारा फंडामेंटल राइट इक्वालिटी, बाकी कंपनी के डायरेक्टर को, बाकी कंपनी के शेयर होल्डर को चिढ़ा चिढ़ा के वोट करने चले जाते हैं, हमको वोट करने दिया नहीं जा रहा है, फिर क्या करें? ओके ही इज सेइंग कि उनकी कंपनी तो चालू कंपनी है। चालू कंपनी मतलब देखो कानपुर की भाषा मीनिंग अलग निकल आता है ना, कानपुर भाषा मीनिंग अलग निकला है। उनकी कंपनी चालू कंपनी, हाँ उनकी कंपनी चलने वाली कंपनी है, वर्किंग कंपनी है, इनकी कंपनी डूबने वाली है, इसलिए अपॉइंट किया जा रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। जज अगर ऐसे डिसीजन तुम लोग की तरह देने लग जाए, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कौन खूनी है ना? अरे एक आंसर दो हाँ या ना, क्या करा जाए? शेयर होल्डर की गवर्नमेंट? शेयर होल्डर वाले हो गए कन्विंस? देखिए राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इक्वालिटी हमेशा इक्वल्स के बीच में होती है, दोनों कंपनी की सिचुएशन इक्वल नहीं है। जो पॉइंट अभी इन्होंने बोला कि वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, जबकि जो दूसरी कंपनी है वो अच्छी भली कंपनी है, इसलिए वहां पे शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार है। लेकिन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में डील कर रही है कंपनी, प्रॉब्लम चल रही है, इस डायरेक्टर ने वहां पर इक्वालिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली चीज ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं जब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना वो सिंगल पर्सन पे एप्लीकेबल होता है। जैसे आपके पास राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम इंडिविजुअल का होता है कि हम सबका राइट टू फ्रीडम है ना? आपका राइट टू फ्रीडम इन्फ्रिंज हुआ तो आप कोर्ट में केस करोगे ना, सबका थोड़ी ना हुआ। कह रहे हर इंसान के दो आइडेंटिटी होती है, जैसे आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और एक आइडेंटिटी एज अ सीएस स्टूडेंट, ये दो आइडेंटिटी है ठीक है
नाउ फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे, ठीक है। यहां पर ये जो शेयर होल्डर कह रहा है इक्वालिटी के अगेंस्ट, ये आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, ये सारे शेयर होल्डर के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। मान लो जज यहाँ कह देता कि ठीक है वोट करने का अधिकार है, तो जिस शेयर होल्डर ने केस किया सिर्फ उसको वोट करने का मिलता या सबको मिलता? फिर सभी को मिलता वोट करने का अधिकार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंगल पर्सन लॉ ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो जो भी डिसीजन होगा वो उसकी पूरी क्लास पे एप्लीकेबल होता है। और क्योंकि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए यहां पर राइट टू इक्वालिटी इन्फोर्स नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछें, उसी कंपनी में, मतलब एक नॉर्मल कंपनी में एक शेयर होल्डर को वोट करने नहीं दिया जा रहा, बाकी सबको वोट करने दिया जा रहा है, अब बताइए। आपने कंपनी के शेयर लिए, अभी आप बड़े होंगे थोड़े और, अभी हो ही रहे मतलब, ठीक है, तो बड़े होके आपने कंपनी के शेयर लिए, तो कंपनी ने एक चिट्ठी भेजी आपको कि सब लोग वोट कर सकते हैं, बस आप वोट नहीं कर सकते, कंपनी लॉ में नंबर बहुत कम आए थे आपके, एग्जीक्यूटिव पास नहीं हुआ आपका, इसलिए आपका वोट करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, बाकी सब वोट कर सकते हैं। बताइए अब राइट टू इक्वालिटी लगा लोगे? आप लगा लेंगे भाई, अब देखो गुस्सा कितनी आ गया, ये कोई बात हुई है ना, वोट तो हम करके रहेंगे। अगर पूरी कंपनी में एक शेयर होल्डर को अधिकार नहीं दिया तो राइट टू इक्वालिटी लगेगा, लेकिन यहाँ पर दो कंपनी को कंपेयर किया गया, जबकि उन दो कंपनी की कंडीशंस जो थी वो अलग अलग थी। समझ आ गया? तो कौन कौन केस जीत गया? जीत गए, हाँ गवर्नमेंट जीत गई, ठीक है। अब देखो सिंगल पर्सन लॉ लिखा है और आपका होमवर्क ये है कि ये आपको रीड करके आना है। जिस केस की हम लोग बात कर रहे थे वो केस ये है, देखो शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ये एक्ट था और केस का नाम है चरणजीत लाल चौधरी। मिल गया? ये पूरा जब आप रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो सब यही था। हो जाएगा होमवर्क? वैसे आप बुक बंद कर चुके हैं, लेकिन लिखना था वहां पे H.W. ठीक है, किसी हम ही ने लिख लिया बस, सबने बुक बंद कर दी। किसके पास बुक्स नहीं है अभी तक? बुक्स नहीं आई? रजिस्ट्रेशन कराया है? अच्छा इनकम्प्लीट है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, बुक्स का वेट करते रहते हैं, फिर उनसे 2-3 महीने बाद कह रहे हैं बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है। हमने कहा रजिस्ट्रेशन कराए? करे नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन क्यों कराए? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही बुक्स आती हैं, ठीक है। और एक बात और, CSET में, मतलब अभी याद आई तो हम बता दें, CSET में आपको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना होता, एग्जीक्यूटिव में एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। आपको पता है एक बार एक बच्चे का अटेम्प्ट छूट गया था, वो CSET उसने किया तो उसमें एग्जाम फॉर्म भरना नहीं था। यहाँ जब होता है हम लोग इतनी बार बोलते हैं एग्जाम फॉर्म भर दो, अभी नहीं भरना, आपका भरना होगा सितंबर में, अगस्त सितंबर में, तो हम लोग बोलते रहते भर दो, वो सुनता नहीं, बच्चे सुनते नहीं ना, आप लोग सुनते कहाँ हैं हम लोगों की। फिर सबका एडमिट कार्ड आ गया, वो हमारे पास है, मैम एडमिट कार्ड नहीं आया हमारा, हम भी परेशान, भाई एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। फिर बहुत बाद में पता चला हमने कहा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, कहता नहीं। समझ आया? उसका अटेम्प्ट नहीं, डेट निकल गई थी तब तक, ठीक है। कह रहे नहीं एग्जामिनेशन फॉर्म कौन सा होता है, वो थोड़ा ना भरा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे तभी एडमिट कार्ड आता है, ओके। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे।